बेटर देन बिफोर। चलिए, बताइए लास्ट क्लास में अपन कितना पढ़ चुके थे? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल का मुझे भी बहुत दुःख हो रहा था कि ऐसे टॉपिक के बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। इसीलिए मैंने ज़्यादा डिले नहीं किया, मैंने बोला नहीं मैं आज के ही दिन लूँगा। आज छुट्टी थी, मेरा वीक ऑफ रहता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं मैं आज के दिन ही क्लास लूँगा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा डिले मैं नहीं करा सकता। खासकर ऐसे टॉपिक में जहाँ पे उनकी बेस बन रहा हो, जहाँ पर उनकी नींव मजबूत हो रही हो, जहाँ पर उन्हें बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिल रहा हो, तो ऐसे में ब्रेक नहीं कर सकते कंटिन्यूटी। इवनिंग प्रीति, चलिए, तो अभी तक की क्लास में अभी तक की क्लास में आपने जैव विकास यानी मेरी वॉइस तो ठीक है ना? या थोड़ी और लाउड करूँ वॉइस को? सही है ना? वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज तक की क्लास में हमने जैव विकास यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को हमने समझ लिया था कि किस प्रकार से मनुष्य का विकास हुआ है। एक जानवर से पूरा इवोल्यूशन हमने देखा हो। कई ऐसे वैज्ञानिक सामने आते हैं जिन्होंने विकास को समझाने का प्रयास किया। उनमें से सबसे पहले वैज्ञानिक थे लैमार्क और दूसरे जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डार्विन। तो लैमार्कवाद का सिद्धांत हमने देखा और डार्विनवाद का सिद्धांत हमने देखा। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वहीं पे नव डार्विनवाद को भी देखा हमने, न्यू डार्विनिज़्म को भी देखा। हो रही है वॉइस सर, थोड़ी वॉइस हो रही है, थोड़ा-सा रिफ्रेश करके देखो, है ना? देखो बाकी लोग बता दो वॉइस क्लियर है? ठीक है ना? हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है। चलिए, तो नव डार्विनवाद के बाद में यानी कि न्यू डार्विनिज़्म के बाद में एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रीज़। तो ह्यूगो डी ब्रीज़ ने म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इसको याद रखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है। फिर हमने कोशिका के विकास की बात की थी क्योंकि अल्टीमेटली जो जीवन होता है उसकी उत्पत्ति जो है वो सेल से ही होती है यानी कि कोशिका से ही होती है। कोशिका जो है वो जीवन की इकाई होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं हम कोशिका को। इसीलिए कोशिका जो है तो कोशिका की पूरी इवोल्यूशन सबसे पहले यानी कि इसका विकास जो है वो 1665 से माना जाता है जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो कोशिका थी, ये मृत कोशिका थी यानी कि डेड सेल था। उसके बाद में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक आते हैं, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की और जो पहली कोशिका इन्होंने खोज की थी, जो जीवित थी, वो थी एक जीवाणु यानी कि एक बैक्टीरिया की कोशिका। इसीलिए इनको जीवाणु विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर कुछ वैज्ञानिक आते हैं जो कोशिका के अन्य कोशिका अंगों की खोज करते हैं, जैसे रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने कोशिका के केंद्रक की खोज कर दी यानी कि न्यूक्लियस की खोज कर दी। पुरकिंजे पुरकिंजे वो व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका के अंदर का जो द्रव होता है, जिसे हम जीव द्रव कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसकी खोज कर दी। वहीं पर हैकल वो व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर जो मेन केंद्रक होता है, जिसे हम कोशिका का दिमाग कहते हैं, जो समस्त गतिविधियों को चलाने का काम करता है और इसी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। ये किसने बताया? हैकल ने। तो ये तीनों वैज्ञानिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं पर 2 वैज्ञानिक और आते हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी। उसमें से इनका नाम है श्वान और इनका नाम है स्लीडेन। तो श्वान और स्लीडेन ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत दिया। इस कोशिका सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने बताया कि जितने भी जीव होते हैं, समस्त जीव कोशिका से ही निर्मित होते हैं और जो कोशिका होती है, वो जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ये बातें किसने बता दी? श्वान और स्लीडेन ने बता दी। वहीं पर लेकिन श्वान और स्लीडेन
ये बताने में असमर्थ रहे कि कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे एक कोशिका फ़ॉर्म होती है। तो वहीं पर 1855 के आसपास में रुडोल्फ वर्चोव वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को संशोधित किया, उन्होंने उसको मॉडर्न किया और अपना आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम ए प्री एक्जिस्टिंग सेल यानी कि जो भी सेल जितने भी सेल होते हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से ही बनते हैं। ये किसने बता दिया? रुडोल्फ वर्चोव। सेल के एवोल्यूशन में ये 6 साइंटिस्टों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इन 6 साइंटिस्टों का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन्स बनते हैं, ठीक है? वहीं पर हमने फिर देखा कि कितने प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, तो उन कोशिकाओं में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका को पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, वो सिंपल, सरल, सामान्य-सी दिखने वाली कोशिका होती है, जिसका बहुत बढ़िया उदाहरण होता है जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया की कोशिका जो है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जो बिल्कुल सिंपल-सी दिखती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका में समस्त अंग हमें देखने को मिलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, सीधे-सीधे बाहरी एक आवरण होता है, एक आउटर लेयर होती है, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इस ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे एक और ऐसी परत होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। इसके अंदर एक और लेयर होती है, यानी कि एक और झिल्ली होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके ही अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसे हम कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज़्म कहते हैं और इसी साइटोप्लाज़्म में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, वो पड़ा होता है, यानी कि डीएनए और आरएनए पड़ा होता है। और एक कोशिका अंग होता है, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम, तो राइबोसोम भी यहाँ पर उपस्थित होता है, जिसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। बस इतने ही खास जो और कोशिका अंग होते हैं या फिर एक कोशिका में मौजूद होते हैं, जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे यूकैरियो इधर तक की चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी, मैंने ग्लाइकोकैलिक्स आपको बता दिया था, कोशिका भित्ति बता दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बता दिया था, साइटोप्लाज्म जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं और राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इतनी बात हम कर चुके थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल जो होता है, वो बहुत जटिल सेल होता है, यानी कि ये जो कोशिका होती है, वो बहुत जटिल कोशिका होती है, यानी कि ये सामान्य सिंपल सी कोशिका नहीं है, इसके अंदर कोशिका अंग उपस्थित होते हैं और उन सभी कोशिका अंगों के अलग-अलग कार्य होते हैं, इसीलिए ये कोशिका जो है, वो जटिल कोशिका हो जाती है। अगर यूकैरियोटिक कोशिका के हम उदाहरण देखें, तो यूकैरियोटिक कोशिका के जितने भी जीव-जंतु होते हैं, यानी कि जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी कवक होते हैं, जितने भी शैवाल होते हैं, ये सभी के सभी किसके उदाहरण बन जाते हैं? ये सभी के सभी यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। जितने भी सजीव हैं, चाहे वो जानवर हों, कवक हो, पौधे हों, शैवाल हो, प्रोटोज़ोआ हो, ये सभी के सभी उदाहरण हैं यूकैरियोटिक कोशिका के। तो आपको उदाहरण याद रखने हैं, पहली बात। अब यूकैरियोटिक कोशिका में महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की क्या है? जैसे ये जो मैंने कोशिका का डायग्राम बना दिया है, ये डायग्राम है प्लांट सेल का, प्लांट सेल। वहीं पर ये जो डायग्राम है नीचे वाला, ये है एनिमल सेल का, ठीक है? तो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर दिख रहा होगा, है ना? कैसे अंतर दिख रहा होगा? पहली चीज़ तो शेप में अंतर दिख रहा होगा आपको, है ना? आकार, आकार दोनों का डिफरेंट नज़र आ रहा है आपको, है ना? तो ये एक प्लांट की कोशिका है, पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आकार को अगर हम देखें तो आकार के अलावा यहाँ पर कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट हो जाते हैं, है ना? यानी कि कोशिका अंगों में भी अंतर हो जाता है। कुछ कोशिका अंग कॉमन है, सामान्य है, दोनों में सामान्य है, कॉमन है। यानी कि जो प्लांट सेल में पाए जाएँगे वही यहाँ पर एनिमल सेल में जंतु कोशिका में भी पाए जाएँगे। लेकिन कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनका अंतर होता है, यानी कि कुछ प्लांट सेल के अंदर स्पेशलिस्ट सेल होंगे और कुछ जंतु के अंदर स्पेशलिस्ट सेल होंगे। जैसे इन दोनों सेल को अगर हम देखें तो आपको ये बीच में दिख रहा होगा, ये बीच में।
ये बीच में दिख रहा होगा इतना बड़ा एक कोशिका अंग, है ना? वहीं पर जंतु कोशिका में देखें तो जंतु कोशिका में हमें इतना सा ये वाला कोशिका अंग दिख रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका यानी कि वैक्यूल, वैक्यूल। रिक्तिका यानी कि वैक्यूल। प्लांट सेल में ये रिक्तिका जो होती है, ये बहुत बड़ी आकार की होती है। इवन ये 90-95% तक हो सकती है। यानी कि अगर पूरी कोशिका में देखें, तो ये पूरी कोशिका में कुछ-कुछ कोशिकाओं में इसका आकार इतना बड़ा भी हो सकता है। वहीं पर जंतु कोशिका में देखें तो ये इसका आकार बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर इसका काम होता है स्टोरेज का। यानी कि जो भोजन या खाद्य पदार्थ होते हैं, वो सभी एक कोशिका के अंदर स्टोर होते हैं इस रिक्तिका के अंदर। लेकिन जंतु के अंदर ऐसा कोई मेन विशेष काम नहीं होता है कि रिक्तिका का हो, इसीलिए ये छोटी आकार की पाई जाती है। वहीं पर एक सामान्य सा जो मेन जो दोनों में कॉमन है, वो रहता है केंद्रक। केंद्रक का मतलब होता है न्यूक्लियस। जैसे एक जंतु कोशिका में देखें तो ये है बीच में केंद्रक, ये है बीच में न्यूक्लियस। अब जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी आनुवंशिक पदार्थ है, वो सभी का सभी इस केंद्रक के अंदर पड़ा होगा। वहीं पर अगर प्लांट सेल के अंदर देखें तो ये प्लांट सेल के अंदर भी यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ है जो पड़ा रहेगा, तो ये कॉमन हो जाते हैं। वहीं पर बहुत सारे ऐसे कोशिका अंग हैं जो कॉमन होते हैं। बारी-बारी से हम डिस्कस करेंगे और एक-एक करके हम इन सभी की व्याख्या करेंगे कि इनका काम क्या होता है एक कोशिका के अंदर। वेरी गुड इवनिंग ओमकार। चलिए, तो एक-एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिका को पढ़ रहे हैं, तो इन कोशिकाओं में एक संगठित नाभिक और एक अन्य झिल्लीबद्ध ऑर्गेनेल होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, इसमें एक संगठित नाभिक होता है। संगठित नाभिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, जो बीच में उपस्थित होता है, जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और जितने भी कोशिका अंग होते हैं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम ये सभी जो कोशिका अंग होते हैं, ये सभी के सभी कैसे होते हैं? झिल्ली युक्त होते हैं, यानी कि ये सभी के सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे जैसे आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त आवरण है, यानी कि डबल लेयर का एक स्ट्रक्चर होता है। डबल लेयर का। तो ऐसे ही जितने भी कोशिका अंग यानी कि आप ये समझो कि जितने ये एक कोशिका है, एक इस कोशिका के अंदर जितने भी ये कोशिका अंग हैं, ये सभी के सभी एक झिल्ली से, एक लेयर से क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टेड होते हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सबके ऊपर, सभी कोशिका अंगों के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, एक आवरण होता है, जिससे क्या होता है कि वो सभी ये लेयर किस लिए होती है? क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करके रखे। किस चीज़ से? क्योंकि ये सभी कोशिका अंग जो हैं वो तैरते रहते हैं, किसमें? कोशिका द्रव में, जो लिक्विड यहाँ पर रहता है, इस लिक्विड में तैरते रहते हैं। तो जितने भी कोशिका अंग हैं, तो ये एक थैलीनुमा आकृति में रहते हैं, एक झिल्ली से प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगर ये झिल्ली नहीं होगी तो वो इस द्रव में क्या होंगे? मिल जाएँगे। इसीलिए ये जो जितने भी ऑर्गन हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक झिल्ली होती है, एक लेयर होती है। वहीं पर उनकी आनुवांशिक सामग्री अच्छी तरीके से गुणसूत्रों में व्यवस्थित होती है। यानी कि इन कोशिकाओं के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, वो पूरा का पूरा किसमें व्यवस्थित रहता है? गुणसूत्रों में यानी कि क्रोमोसोम्स में। अभी समझ में आएगा आपको क्रोमोसोम्स क्या होता है जब हम क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। ये एक डायग्राम है जिसको मैंने इंग्लिश में भी लगा दिया है। आप 1 सेकंड के लिए इस इंग्लिश में डायग्राम को देखिए। ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ठीक है? तो अंतर देखना है सिर्फ़ आपको कि देखिए कैसे एक शेप में ये वैरी कर रहे हैं, यानी कि आकार में ये वैरी कर रहे हैं, दोनों का आकार अलग है। जहाँ तक हम प्लांट सेल को देखते हैं तो हमें ऐसे चौकोर आकार दिखता है, एनिमल सेल को देखते हैं तो थोड़ा हमें ऐसा सर्कुलर टाइप का आकार दिखता है। वहीं पर जो कोशिका अंग है, कोशिका अंग भी हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे इसके अंदर देखो कितने सारे कोशिका अंग देखने को मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडी है, कोशिका भित्ति है, तो इतने सारे हमें कोशिका अंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर यहाँ देखो तो यही सारे कोशिका अंग दिखेंगे लेकिन कुछ अंतर हो जाएँगे। यानी कि कुछ कोशिका अंग तो दोनों में कैसे होंगे? कॉमन होंगे और कुछ कोशिका अंग ऐसे होंगे जो डिफरेंट होंगे, जो अलग होंगे और इनकी अलग होने के कारण ही
उन कोशिका अंगों की कुछ विशेषताएँ हो जाएँगी। जैसे एक कोशिका अंग है जिसको हम कहते हैं लवक। लवक का मतलब होता है प्लास्टिड। लवक का मतलब होता है प्लास्टिड। और ये जो लवक है, ये पादप कोशिका का यानी कि प्लांट सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। यानी कि ये कोशिका अंग सिर्फ़ प्लांट्स में उपस्थित होता है, ये जंतुओं में उपस्थित नहीं होता। और ये प्लांट्स में उपस्थित है इसीलिए इसी के कारण से जो प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। सूर्य की रोशनी में वो अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं और अपने खाने को तैयार कर पाते हैं। इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो स्वपोषी हो जाते हैं, वहीं पर जो एनिमल्स हैं वो विषमपोषी होते हैं क्योंकि इनके पास में कोई भी क्लोरोप्लास्ट यानी कि इनके पास में कोई भी लवक ऐसा नहीं पाया जाता जिसके कारण ये जो जंतु होते हैं यानी कि हम जैसे जैसे कि हम होते हैं तो हमारे पास में कोई लवक उपस्थित नहीं है जिस कारण से हम प्रकाश संश्लेषण कर पाएँ, जिस कारण से हम अपना खाना स्वयं बना पाएँ। तो ये महत्वपूर्ण गुण जो है, ये प्लांट्स का ये होता है, वो ही प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास में एक विशेष कोशिका अंग होता है, जिसे हम कहते हैं लवक यानी कि प्लास्टिड। हमारे पास में प्लास्टिड नहीं है, अगर हमारे पास में प्लास्टिड होता यानी कि लवक होता, तो शायद हम भी प्रकाश संश्लेषण कर पाते, सूर्य की रोशनी में हम भी अपने भोजन का निर्माण अपने शरीर में कर पाते और शायद हम भी कैसे स्वपोषी हो जाते यानी कि ऑटोट्रॉफ्स हो जाते। लेकिन हमारे पास में इसकी अनुपस्थिति है, इसीलिए हम विषमपोषी होते हैं यानी कि अपने भोजन का निर्माण हम नहीं कर पाते और भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी कि हम अपना भोजन पेड़-पौधों से प्राप्त करते हैं या जीव-जंतुओं से प्राप्त करते हैं। समझ में आया? ये डायग्राम है हिंदी में, ठीक है? अब इस डायग्राम को देखिए आप, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये तो चीज़ क्लियर हो रही है, आपको थोड़ा बहुत तो अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो आकार के हिसाब से अंतर देखने को मिल रहा है। अब अपन एक-एक कोशिका अंगों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अंतर यानी कि अगर आपसे कोई प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर कोई डिफरेंस की बात करे, तो आप सबसे पहला जो डिफरेंस बोलोगे, वो क्या बोलोगे? सबसे पहला डिफरेंस होता है सेल वॉल का यानी कि कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति क्या होती है? देखिए, इसमें बनी होगी, ये जो एक प्लांट सेल है हाँ, लवक का भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे मेन डिफरेंस आपको अगर कोई पूछे मेन डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस आपका होगे कि सर सेल वॉल का है यानी कि कोशिका भित्ति का है। अब ये कोशिका भित्ति है क्या जो सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस बना रही है? तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना एक प्लांट सेल में ये जो बाहरी आवरण दिख रहा है ना बाहरी परत, ये जो बाहरी परत दिख रही है, ये वाली, ये जो बाहरी परत दिख रही है, इस बाहरी परत को हम कहते हैं ये दोहरी झिल्ली होती है यानी कि डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, 2 लेयर से मिलके बनी होती है। एक ये बाहर और एक ये अंदर। तो ये डबल लेयर की एक स्ट्रक्चर होती है जो मात्र प्लांट्स में ही उपस्थित होती है यानी पादपों में ही पाई जाती है। इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। ये है कोशिका भित्ति। ये है कोशिका भित्ति। तो ये जो बाहर की जो लेयर दिख रही है ना ये जो लेयर दिख रही है आपको जो डबल लेयर है यानी कि दोहरी झिल्ली है, तो ये दोहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। वहीं पर अगर एक एनिमल सेल को देखें तो ये जो दोहरी झिल्ली है सेल वॉल ये यहाँ पर नहीं है। ये यहाँ पर नहीं पाई जा रही है। तो ये एक मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि या प्लांट सेल के अंदर ये जो सेल वॉल होती है यानी कि कोशिका भित्ति होती है, जो दोहरी झिल्ली युक्त आवरण होता है, जो प्लांट्स में उपस्थित होता है, जंतुओं में नहीं। अब दूसरी बात, प्लांट्स के अंदर इस सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के अंदर एक और लेयर पाई जाती है, एक और लेयर। ये एक और लेयर उपस्थित होती है ये एक और लेयर यहाँ पर उपस्थित होती है। इस लेयर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस लेयर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। इसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या इसी को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या इसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन।
क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो पहली जो लेयर है, जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है, उसको हमने बोला सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। उसके नीचे एक आंतरिक परत है, इस आंतरिक परत को हमने बोला कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और पता है आपको एक और बात बता दूं, ये जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति कैसी होती है? ये डेड होती है, डेड यानी कि मृत होती है, मृत। और आपको पता है, जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कोशिका की खोज की थी, वो प्लांट का यही मृत भाग था, यानी कि सेल वॉल थी, जिसकी उन्होंने खोज की थी। वहीं पर वहीं पर अगर हम देखें, तो इसके अंदर एक आंतरिक परत है, इस आंतरिक परत को हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमने देख ली। अब इसके अंदर क्या है कि लिक्विड भरा हुआ है, पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, पूरे में लिक्विड। इस कोशिका के अंदर पूरे में, इस झिल्ली के अंदर देखें तो पूरे में लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को हम कहते हैं कोशिका द्रव, यानी कि इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। अब एक एनिमल सेल को देखते हैं। तो एनिमल सेल में जो सेल वॉल है यानी कि कोशिका भित्ति, ये नहीं पाई जाती। तो ये नहीं पाई जाती यानी कि बाहर का स्ट्रक्चर बनाने वाली सेल वॉल नहीं है यहाँ पर। तो क्या है? तो इसके अंदर जो सेकंड जो आंतरिक परत थी, वो यहाँ पर बाहरी परत का काम करती है। जो आंतरिक परत है ना इसमें सेकंड लेयर, वो यहाँ पर बाहरी परत का काम करती है, यानी कि कोशिका झिल्ली जो है, यानी कि कोशिका झिल्ली जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर आउटर लेयर का काम करती है, बाहरी परत का काम करती है। तो ये है कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर बाहरी परत का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? बाहरी परत का। तो ये मेजर डिफरेंस है। ये मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर बाहरी परत क्या है? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। और प्लांट्स के अंदर ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। अकेला सेल्यूलोज नहीं है, सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, लिग्निन है, पेक्टिन वगैरह हैं। लेकिन ज्यादा जो मात्रा है वो सेल्यूलोज की है, इसीलिए हम मुख्यतः कह देते हैं कि प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। वहीं पर यही सेल वॉल जो है एनिमल सेल के केस में अगर देखें, तो ये सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन उसके अंदर की जो आंतरिक परत है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो यहाँ पर बाहरी परत का काम करती है। अब इस बाहरी परत के अंदर क्या है? तो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? इस लिक्विड को हम कहते हैं कोशिका द्रव। इस लिक्विड को हम कहते हैं कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म इस लिक्विड को। अब जितने भी कोशिका अंग हैं, चाहे गोल्जी काय हो, चाहे लाइसोसोम हो, अंतःप्रद्रव्य जलिका हो, केंद्रक हो, रिक्तिका हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, केंद्रक या केंद्रिका, गुणसूत्र, ये सभी के सभी जो है कोशिका अंग, ये सभी किसमें होते हैं? तो ये सभी कोशिका द्रव में होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में हैं और ये तैरते रहते हैं। समझ में आया? तो इतनी चीज़ें समझ में आई आपको कि ये जो कोशिका अंग हैं, ये सभी कोशिका अंग किसमें तैरते रहते हैं? तो कोशिका द्रव में या साइटोप्लाज़्म में, और ये कोशिका द्रव दोनों में उपस्थित है। ये जो लिक्विड भरा होता है एक कोशिका के अंदर, उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। क्लियर है ये बातें? चलिए, अब एक-एक करके इनको पढ़ लेते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या? अच्छी तरीके से समझना, ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, तो इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और बहुत सारे फैक्ट्स निकल के आते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। चलिए, तो कोशिका भित्ति की बात करते हैं, सेल वॉल की। केंद्रक और केंद्रिका में क्या डिफरेंस है? अनिल थोड़ा-सा वेट करो, है ना? मैं जब केंद्रक के पास में पहुँचूँगा ना, तो केंद्रक का पूरा डायग्राम बनाऊँगा, केंद्रक, केंद्रिका ये सब बता दूँगा। आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक शब्द भी नहीं रहेगा कि जो आप पूछ पाओगे मुझे क्लास के अंत में, है ना? बस मुझे अच्छे से सुनते जाओ, एक शब्द नहीं बचेगा। चलिए, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो आप जानते हो ये सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है, तो ये प्लांट्स में ही उपस्थित होती है, जंतुओं में तो नहीं पाई जाती। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। वहीं पर ये दोहरी झिल्ली युक्त आवरण होती है। दोहरी 3 लेयर से मिलके बनती है, ठीक है? 3 लेयर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। 3 लेयर समझो आप इसको।
यानी कि ये एक अंदर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर है और फिर इससे बाहर वाली, यानी कि 3 लेयर युक्त आवरण है ये, 3 लेयर से मिलके बना है। तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की जो खोज है, वो किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखना है। वहीं पर ये कैसी होती है? तो ये गैर जीवित होती है, यानी कि नॉन लिविंग होती है, यानी डेड होती है, यानी कि मृत होती है। इस चीज़ को भी मैं बता चुका हूँ। इस कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? तो इस कोशिका भित्ति का काम होता है कोशिका को आकार प्रदान करना, यानी कि प्लांट सेल में आपने देखा है कि प्लांट सेल का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो आकार यानी कि ये शेप मिल रहा होता है, ये शेप किस कारण से मिल रहा होता है? इसी कोशिका भित्ति के कारण मिल रहा होता है। इट गिव्स अ शेप टू द सेल। वहीं पर इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है यांत्रिक क्षति और संक्रमण से बचाना। यानी कि ये सेल है, तो इस सेल को कोई भी चोट ना पहुँच सके। इस सेल को ये डैमेज होने से बचाती है ये सेल वॉल। तो इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से और डैमेज होने से एक सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। वहीं पर प्लांट्स के अंदर ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की। ये चीज़ याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद में एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो है कोशिका झिल्ली ये कैसी होती है? तो ये अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है यानी कि सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल कहो या इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहो। क्या कहो? सिलेक्टिवली परमिएबल या अर्धपारगम्य कहो। अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है? जैसे आपने आरओ मशीन देखी है, तो आरओ मशीन में क्या होता है कि यही झिल्ली लगी होती है। यही झिल्ली ये झिल्ली क्या करती है? ये झिल्ली इस आरओ मशीन में सेलेक्ट करके ही किसी चीज़ को अंदर आने देती है और सेलेक्ट करके ही किसी चीज़ को बाहर जाने देती है। जैसे कि ये आरओ मशीन में ये जो फ़िल्टर लगा हुआ है, ये सेमी परमिएबल होता है, यानी कि अर्धपारगम्य होता है। इस फ़िल्टर का काम होता है कि इसमें से ये पानी को यानी कि पानी जो होता है H2O इसको आने दे, पानी को आने दे और पानी में जो गंदगी होती है उसको वो इधर ही रोक लेता है यानी कि सिलेक्ट कर लेता है। तो गंदगी यानी कि बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, तो इन सभी को ये गंदगी को इधर ही ट्रैप कर लेता है, इधर ही रोक लेता है। तो गंदगी को रोक लेता है और पानी को अंदर आने देता है और फ़िल्टर होके वो पानी निकल जाता है। यानी कि वो क्या कर रहा है? वो सिलेक्ट कर रहा है। तो ये झिल्ली, ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कि अर्धपारगम्य होती है, यानी कि सिलेक्ट करके किसी चीज़ को अंदर आने देती है और सिलेक्ट करके ही किसी चीज़ों को बाहर जाने देती है। 1855 में कार्ल नागेली और सी क्रैमर के द्वारा इसको खोजा गया था। ये चीज़ याद रखना। वहीं पर अगर ये देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है कोशिका झिल्ली, ये आप देखोगे तो एनिमल्स के अंदर, जंतुओं के अंदर बाहरी परत का काम करती है। ये भी आपको याद रखना है कि बाहरी परत के अंदर यानी कि एनिमल्स के अंदर जो बाहरी परत यानी कि आउटर लेयर होती है, वो एक कोशिका झिल्ली होती है। प्लांट्स के अंदर जो आउटर लेयर है, बाहरी परत, वो एक कोशिका भित्ति होती है। भित्ति कैसी होती है? डेड होती है, मृत होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो झिल्ली लिविंग होती है, यानी कि जीवित होती है और अर्धपारगम्य होती है। ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड, लिपिड का मतलब होता है फैट। तो ये प्रोटीन और फैट की मिलके बनी होती है, तो महत्वपूर्ण है। वहीं पर इसका मेन कार्य क्या हो जाता है झिल्ली का? तो इसका कार्य होता है अणुओं के परिवहन में मदद करना, यानी कि हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि इस कोशिका के अंदर जितने भी अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो सिलेक्ट करके बाहर जाएँगे और सिलेक्ट करके ही अंदर आएँगे। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन में, अणुओं के ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि ये कोशिका जो है, इस कोशिका को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये झिल्ली क्या है? अंदर आने देगी। वहीं पर इस कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गई है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने देगी, जिससे क्या हो कि ये जो गंदगी है कोशिका से वो निकल जाए और इसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ये ऑक्सीजन को अंदर आने देगी। बात समझ में आई कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में? क्लियर है? चलिए, चलिए। इसके बाद में 2 शब्द आते हैं,
एक का नाम है जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म और एक का नाम है कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। अगर जब हम एक कोशिका को देखते हैं, ये हमने एक कोशिका को देख रहे हैं। एक कोशिका की ये है बाहरी परत, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, जिसकी अभी हमने बात की, कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड यानी कि द्रव। इस कोशिका झिल्ली के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। तो इस द्रव को हम क्या कहते हैं? इस द्रव को हम कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब आपको पता है कि ये जो बीच में एक कोशिका के बीच में यहां पर ये केंद्रक पाया जाता है। यहां पर बीच में क्या है? केंद्रक। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड है। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? इस लिक्विड को हम कहते हैं केंद्रक द्रव। ये क्या है? केंद्रक, और केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव को हम इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब समझ में आया? एक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव है। इस कोशिका द्रव में समस्त कोशिका अंग तैर रहे होते हैं। बीच में एक केंद्रक है और केंद्रक के अंदर भी द्रव है, जैसे हमने बोला केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है? तो केंद्रक द्रव या कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, ये तो समझ में आ गया कि कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म क्या है। कोशिका द्रव जो कोशिका झिल्ली के अंदर द्रव है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव है, इसको हमने बोल दिया कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। और केंद्रक के अंदर जो द्रव है, उसको हमने बोल दिया केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है? तो ये जीव द्रव क्या होता है फिर? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखो, अगर हम हाँ, दोनों, बहुत बढ़िया। जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? दोनों यानी कि टोटल। टोटल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर हम इस कोशिका द्रव में, जहां कोशिका अंग तैर रहे होते हैं, इस कोशिका अंग में अगर इस केंद्रक को भी अगर हम जोड़ दें, तो केंद्रक को जोड़ेंगे तो केंद्रक के साथ में समस्त द्रव भी, यानी कि हम सिंपल वे में अगर कहें, तो इस कोशिका झिल्ली के अंदर का समस्त द्रव, ऐसा कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर का समस्त द्रव, टोटल फ्लूइड इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन, समस्त द्रव को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं, जीव द्रव। टोटल लिक्विड जितना भी इस कोशिका के अंदर भरा हुआ है, वो पूरा का पूरा जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और आपसे कहें कि कोशिका द्रव क्या है फिर? तो कोशिका द्रव है कोशिका झिल्ली के अंदर का द्रव और केंद्रक के बाहर का द्रव। अब समझ में आ गया कोशिका द्रव क्या है? केंद्रक के बाहर का द्रव और कोशिका झिल्ली के अंदर का द्रव, ये कोशिका द्रव है। लेकिन आपसे कहें कि जीव द्रव, तो जीव द्रव पूरा द्रव जो एक कोशिका में है, यानी कि कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव। और पता है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैकल। हैकल, सॉरी हैकल बोल रहा हूं मैं, हक्सले। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हक्सले। हक्सले। हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने इसी जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया, यानी कि ये कोशिका के अंदर ये लिक्विड भरा होता है, जिसको हम जीव द्रव कहते हैं, इसी में पूरा जीवन है। अगर ये जीव द्रव नहीं हो, जीव द्रव, जीव का द्रव, है ना? तो अगर वो जीव द्रव नहीं होगा ना, तो उसमें कोई भी कोशिका अंग जो है वो जीवित नहीं रह पाएंगे। समझ में आया? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हक्सले, तो याद रखना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस वैज्ञानिक के द्वारा जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया गया? तो हक्सले नाम के वैज्ञानिक के द्वारा जीव द्रव को यानी कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया। चलिए, अब एक कोशिका अंग आता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में भी इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हिंदी में आपकी किताबों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिखा होता है और बहुत कम किताबों में अंत प्रद्रव्य जलिका, इसको हिंदी में कहते हैं अंत प्रद्रव्य जलिका।
और कभी-कभी इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको दोनों ही भाषा में याद रखना है इसको। अंतःप्राद्रव्य जलिका। अब ये अंतःप्राद्रव्य जलिका क्या होती है? देखो, एक कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर जो बीच में उपस्थित होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है। इस केंद्रक से चिपका हुआ एक झिल्ली नुमा एक आवरण पाया जाता है इस प्रकार से। दोनों तरफ उपस्थित होता है ये, दोनों तरफ। कोशिका के दोनों साइड में ये उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतःप्राद्रव्य जलिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक न्यूक्लियस, केंद्रक के दोनों ओर उपस्थित होता है। अब ये दोनों ओर उपस्थित का मतलब क्या हुआ? ये देखो दोनों साइड में पाया जाएगा, इसीलिए ये कैसा हो जाता है? ये 2 प्रकार का हो जाता है, 2 प्रकार का। एक हो जाता है खुरदरी, खुरदरी, खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जलिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है चिकनी, चिकनी अंतःप्राद्रव्य जलिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक होती है खुरदरी, एक होती है चिकनी। तो ये जो दोनों आपको दिख रही है ना, तो दोनों में से एक है खुरदरी और दूसरी है चिकनी। तो खुरदरी क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके ऊपर कुछ कण उपस्थित होते हैं। ये कण कौन से होते हैं? ये होते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम होते हैं। तो इसकी जो सतह है वो कैसी हो जाती है? खुरदरी हो जाती है। तो अंतःप्राद्रव्य जलिका के ऊपर कुछ राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जिस कारण से इसकी सतह जो है वो खुरदरी यानी कि रफ हो जाती है। तो 2 प्रकार की अंतःप्राद्रव्य जलिका है, एक खुरदरी राइबोसोम की उपस्थिति के कारण और दूसरी होती है चिकनी, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। ठीक है? चलिए, इतनी बात हो गई। लेकिन अब इसका कार्य क्या है? ये कोशिका के अंदर क्यों उपस्थित है? इसका कार्य होता है कि इसके ऊपर जो राइबोसोम पाए जा रहे हैं ना, ये राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो मेन राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो ये अंतःप्राद्रव्य जलिका जो है, वो इसकी मदद करेगी यानी कि इसकी हेल्प करेगी, मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो इसका काम होता है प्रोटीन के परिवहन में या प्रोटीन के सिंथेसिस में या प्रोटीन को बनाने में राइबोसोम की मदद करना। तो अंतःप्राद्रव्य जलिका जो है, ये एक फ्लैट ट्यूब रूपी संरचना होती है। ये ट्यूब के समान संरचना होती है और ये परमाणु झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक से ये जुड़ी होती है। इसका काम होता है प्रोटीन के परिवहन में मदद करना और प्रोटीन के परिवहन का काम किसका है? ये है राइबोसोम का। तो राइबोसोम की मदद करने का काम किसका हो जाता है? अंतःप्राद्रव्य जलिका। क्योंकि इसी की सतह पर राइबोसोम उपस्थित है। वहीं पर इसकी जो खोज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जो है वो पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने की थी, ये भी याद रखना पोर्टर। तो पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने अंतःप्राद्रव्य जलिका को खोजा था। वहीं पर इसके बाद आते हैं राइबोसोम जो बहुत महत्वपूर्ण है। राइबोसोम को 1955 में जॉर्ज ई पलाडे द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज ई पलाडे। तो पलाडे ने राइबोसोम को खोजा, याद रखना पोर्टर ने अंतःप्राद्रव्य जलिका को खोजा। इसका काम होता है प्रोटीन के संश्लेषण का। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सेल की प्रोटीन कारखाना या प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो ये क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो राइबोसोम को। वहीं पर प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है, यानी कि राइबोसोम पर ही प्रोटीन का संश्लेषण स्टार्ट होता है, प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है। जितना भी प्रोटीन एक कोशिका के अंदर प्रोटीन का परिवहन होता है, प्रोटीन बनने का प्रक्रिया होती है, वो सभी की सभी राइबोसोम के द्वारा ही होती है। वहीं पर ईआर में और माइटोकॉन्ड्रिया में ये मौजूद होता है, यानी कि अंतःप्राद्रव्य जलिका जो है, वहाँ पर राइबोसोम उपस्थित होता है और कुछ राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया जो कि अन्य कोशिका अंग है, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर भी उपस्थित होता है। और कुछ राइबोसोम यहाँ पर पूरी कोशिका में भी फैले होते हैं। तो ये राइबोसोम जो है वो अंतःप्राद्रव्य जलिका में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और कोशिका द्रव में भी ये थोड़े फैले होते हैं। तो याद रखोगे। चलिए, इसके बाद में एक कोशिका अंग है जिसे हम कहते हैं गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी।
समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके बाद में एक कोशिका अंग है जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी apparatus भी इसको कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये वैज्ञानिक नाम याद रखना किसने किसके द्वारा खोज हुई? कैमिलो गोल्जी के द्वारा। सन इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बार-बार आपको बताया है मैंने, ईयर किसकी रटने की ज़रूरत नहीं है, है ना? साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर ज़रूरी नहीं होगी, बस वैज्ञानिक का नाम याद रख लेना। अब ये भी एक कोशिका अंग है, एक कोशिका के अंदर ये भी एक कोशिका अंग है गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी बॉडी। तो इस गोल्जी बॉडी का काम क्या हो जाता है? तो इस गोल्जी बॉडी का काम होता है कि जितना भी यानी कि सबसे पहले तो कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे ये जुड़ा हुआ होता है। यानी कि जो अंतःप्रद्रव्य जलिका, ये देख रहे हो ना आप अंतःप्रद्रव्य जलिका, तो इसी से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं गोल्जी उपकरण। अब गोल्जी उपकरण में जो प्रोटीन जो प्रोटीन राइबोसोम संश्लेषण कर रहा है, तो उस प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि उसका परिवहन एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा गोइंग या गोल्जी, 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 GOLGI, गोल्जी, गोल्जी, ठीक है? तो इसका परिवहन का काम होता है, मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ये क्या करता है कि जितना भी प्रोटीन बना है, उसको पैकेट के रूप में तैयार करता है, इसे बंडल के रूप में तैयार करता है और बंडल के रूप में फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसका परिवहन करता है। तो गोल्जी बॉडी जितना भी राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन तैयार किया गया है, उसको पैकेट और बंडल के फॉर्म में तैयार कर लेता है और फिर उसका परिवहन करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसी कारण से इसको ज़ोन ऑफ एक्सक्लूजन और सेल का गोदाम कहा जाता है क्योंकि इसने पूरे प्रोटीन को पैकेट और बंडल के फॉर्म में तैयार कर लिया है। इसीलिए इसे कोशिका का प्रबंधक के रूप में यानी कि एक जैसे आप कहते हो कि एक डाकिया होता है, तो डाकिया का काम क्या होता है कि डाकघर से जितने भी पोस्ट होते हैं, तो उनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़कर आना। तो वैसे ही एक कोशिका के अंदर जो प्रोटीन है, उसको पैकेट्स और बंडल में तैयार करके एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़कर आने का काम किसका हो जाता है? गोल्जी बॉडी का। इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर, ये भी याद रखना। तो डाकिया के तौर पर याद रखना कि ये कोशिका का एक डाकिया होता है, तो याद रखना। तो जितने भी जो प्रोटीन हैं, उनको पैकेट्स बंडल के फॉर्म में तैयार करता है, इसीलिए सेल का गोदाम या सेल का वेयरहाउस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये चीज़ याद रखना। इसके बाद में एक कोशिका अंग है जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जो है, ये प्लांट्स के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, गोडाउन कह सकते हैं। ये लाइसोसोम जो है, ये प्लांट्स में नहीं मिलेगा, ये एनिमल्स के ही अंदर मिलेगा, एनिमल्स में। और लाइसोसोम जो है, इसकी खोज की थी डी दुबे ने। ये याद रखना, ये नाम पूछा जाता है। रेने डी दुबे। इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है पाचन का यानी कि डाइजेशन का। किसको डाइजेस्ट कर लेता है ये? तो देखो, ये जो लाइसोसोम है, ये कोशिका के अंदर एक ऐसा कोशिका अंग है, जो जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, जिसके अंदर द्रव भरा होता है। ये कोशिका के अंदर एक ऐसा एक झिल्ली युक्त आवरण होता है, जैसे आप सिंपल समझो कि एक बलून है, एक गुब्बारा है, बस। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। लाइसोसोम क्या है? एक बलून है, यानी कि एक गुब्बारा है, एक गुब्बारा है। किसके अंदर गुब्बारा है? एक कोशिका, एक सेल के अंदर गुब्बारा है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ है और द्रव में होते हैं एंजाइम। द्रव में होते हैं एंजाइम और इन एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये जो एंजाइम है, ये कौन से हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं। तो आपको समझ में आया, एक कोशिका के अंदर एक गुब्बारे जैसी संरचना है, यानी कि एक बैलून टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे हुए हैं।
एंजाइम्स भरे हुए हैं और इन एंजाइम्स को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है, जो कि कैसे होते हैं? जो एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, एसिडिक होते हैं क्योंकि इनका जो पीएच है, पीएच मान है वो लगभग 5 के आसपास होता है, यानी कि ये अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। तो ये एक गुब्बारा है कोशिका के अंदर, जब कभी ये गुब्बारा के कारण क्या होंगे? वो मर जाएँगे। जितने भी, क्योंकि वो एसिडिक है, ये अम्लीय है। ये जो एंजाइम है, ये कैसा है? अम्लीय है, एसिडिक है। इस कारण से इनकी ये अन्य कोशिका अंगों की मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली या आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है, सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है। समझ में आया? तो लाइसोसोम की खोज रेने डी दुबे ने की थी। इसके अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं, 50 प्रकार के एंजाइम होते हैं और इसका मेन काम होता है पाचन का, यानी कि डाइजेशन का, सेलुलर डाइजेशन का। और जब ये थैली जब कभी कोशिका के अंदर फट जाती है, ये जब भी स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हैं ना, टेंशन वाली कंडीशन में होते हैं, तो ये जो थैली होती है, ये कोशिका के अंदर फट जाती है और इसमें से एंजाइम जो है, वो पूरी कोशिका में बिखर जाते हैं। अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण ये जो कोशिका अंग होते हैं, अन्य कोशिका अंग वो मर जाते हैं इसमें। तो इस कारण से अन्य कोशिका अंगों की मृत्यु हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, पूरी कोशिका की ही मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है? इसके बाद में आता है वैक्यूल। वैक्यूल को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका। रिक्तिका। तो रिक्तिका जो है, यानी कि वैक्यूल जो है, ये प्लांट्स के अंदर महत्वपूर्ण गुण होता है, यानी कि प्लांट्स के अंदर ये बहुत बड़ी आकार में होता है, वहीं पर एनिमल्स में ये बहुत छोटे आकार का होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर इसका काम हो जाता है स्टोरेज का। है ना? तो प्लांट्स के अंदर ज़्यादा मात्रा में स्टोरेज होता है, यानी कि जितना भी खाना बनाया हुआ है प्लांट्स ने प्रकाश संश्लेषण करके, तो वो सभी का सभी खाना जाकर स्टोर हो जाता है वैक्यूल्स के अंदर, रिक्तिका के अंदर। तो 1676 में एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक वही हैं जिन्होंने बैक्टीरिया की कोशिका की खोज की थी। उन्होंने ही एक प्लांट के अंदर वैक्यूल की खोज की थी। वहीं पर इसमें टोनोप्लास्ट नामक एकल झिल्ली से बंधे होते हैं, यानी कि ये वैक्यूल जो है, ये बंधा होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन से, जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ये याद रखना। वहीं पर इसका काम क्या होता है, तो संयंत्र सेल आंतरिक 90% पर ये कब्जा कर सकते हैं, यानी कि जो वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिका जो होती है, ये एक सेल के अंदर 90% तक स्पेस को घेर सकती है। प्लांट्स के अंदर 90% तक ये स्पेस को घेर सकती है और बाकी कोशिका अंग जो है, ये कोने-कोने पे शिफ्ट हो जाएँगे। कोने-कोने पर। तो ये इतनी बड़ी भी आकार की हो सकती है। वहीं पर जब वैक्यूल्स को देखते हैं हम, तो प्लांट्स के अंदर 4 प्रकार की ये देखने को मिलती है। जैसे सेंट्रल वैक्यूल होती है, अनुबंधित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल होती है, खाद्य वैक्यूल होती है, फूड वैक्यूल, इसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि यही खाने को स्टोर करके संग्रहित करके रखती है और गैस वैक्यूल होती है। तो 4 प्रकार की मुख्यतः ये वैक्यूल्स पाई जाती है। अब देखो एक महत्वपूर्ण कोशिकांग, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम, यानी कि तारकाय। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं, इस तारकाय से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। सेंट्रोसोम क्या होता है? यानी कि तारकाय क्या होता है? तारकाय, है ना? सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल जिसे हम कहते हैं तारक केंद्र कहते हैं, है ना? सेंट्रोमेयर क्या होता है? सेंट्रोमेयर जिसे हम गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु। तो ये सभी चीज़ें और भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़ करते हैं, है ना? इन सभी को मैं क्लियर करूँगा, बस मेरे साथ में आराम से सुनते चलो, एक-एक चीज़ क्लियर होगी। है ना? चलिए सेंट्रोसोम क्या होता है? तो देखो सेंट्रोसोम क्या है कि जैसे ये एक कोशिका है, तो कोशिका के बीच में होता है केंद्रक जिसमें होता है जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ। तो इस केंद्रक के बाहर एक कोशिका अंग होता है जिसे हम कहते हैं तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम। इसका मेनली काम क्या होता है? इसका मेनली काम होता है कोशिका विभाजन में यानी कि सेल डिवीजन में।
जब एक कोशिका विभाजित हो रही होती है, यानी कि एक कोशिका से जब 2 कोशिका का निर्माण हो रहा होता है, फिर 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा होता है, तो कोशिका जब डिवाइड हो रही होती है, तो उस कोशिका डिवीज़न में इसका हेल्प होता है तारकाय का। ये तारकाय डिवाइड होता है, यानी कि सेंट्रोसोम जो है तारकाय, ये तारकाय डिवाइड हो जाता है, यानी कि विभाजित हो जाता है किसमें? तारक केंद्रों में, यानी कि सेंट्रियोल में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो हैं, इनका मेन काम क्या होता है? सेल डिवीज़न में, यानी कि कोशिका विभाजन में। तो सेंट्रोसोम यानी कि तारकाय 1883 में एडवर्ड वेन वेनेडन के द्वारा इस सेंट्रोसोम को खोजा गया था। कोशिका में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के रूप में होती हैं। छोटे-छोटे माइक्रोट्यूब्यूल जैसे कि ये छोटा-सा एक कण के रूप में ये मौजूद है। वहीं पर 2 बेलनाकार संरचनाएँ इसमें शामिल होती हैं, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। ये याद रखना सेंट्रियोल। ये तारकाय जो होता है, ये कोशिका विभाजन में जब मदद करता है, तो ये तारकाय तारक केंद्रों में कन्वर्ट हो जाता है। छोटे-छोटे तारक केंद्र बन जाते हैं और फिर ये तारक केंद्र जो हैं, वो आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। वहीं पर जो सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न में इसका मेन काम होता है। तो याद रखना तारकाय के बारे में, सेल डिवीज़न में मेन काम है और जब सेल डिवाइड होता है, तो ये तारक केंद्रों में टूट जाता है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के छोटे-छोटे रूप में ये मौजूद होता है। इसकी खोज जो थी, वो वेनेडन ने की थी। सेल विभाजन में इसका मुख्य कार्य है। महत्वपूर्ण अंग को माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि जितनी भी एक कोशिका के अंदर ऊर्जा बनती है, ऊर्जा का मतलब है एनर्जी। तो एनर्जी का जितना भी फॉर्मेशन होता है एक कोशिका के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह। इसको ऊर्जा गृह के नाम से भी जानते हैं, ऊर्जा गृह के भी नाम से जानते हैं, इसको विद्युत गृह के भी नाम से जानते हैं, विद्युत गृह के नाम से और पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त आवरण होता है, डबल लेयर का एक स्ट्रक्चर होता है। ये एक डबल लेयर का स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से और इसके अंदर कुछ वलन होते हैं, इसके अंदर कुछ फ़ोल्ड्स पाए जाते हैं, ऐसे वलन पाए जाते हैं। इन वलन को या इन फ़ोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है, ये भी याद रखना, क्रिस्टी, क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी। तो आपसे पूछेंगे कि क्रिस्टी कहाँ मौजूद होते हैं? तो क्रिस्टी मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड मैं एक और आपको बात बता देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है। डीएनए जो है, अभी तक आपको पता है कि डीएनए केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी होता है, लेकिन ये जो डीएनए है वो केंद्रक के डीएनए से अलग होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आता है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन से कोशिकांगों के पास में डीएनए होता है? उन्होंने 4 ऑप्शन दिए। पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछा निम्न में से किसके पास में डीएनए उपस्थित होता है? ये क्वेश्चन है। वहीं पर ऑप्शन उन्होंने दिया पहला क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पहला ऑप्शन दिया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन दिया उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया केंद्रक और फिर उन्होंने आंसर बनाए कि ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन जो है वो 1 एंड 2, सी ऑप्शन जो है वो 2 एंड 3 और 4 ऑप्शन जो है वो 1 1, 2 एंड 3 तो इस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन बना दिए कि डीएनए जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है। तो डीएनए मौजूद कहाँ पर होता है? देखो, तो डीएनए मौजूद कहाँ पर होता है तो मैं बता देता हूँ आपको। डीएनए मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और डीएनए मौजूद होता है केंद्रक के अंदर। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखना कि जो डीएनए मौजूद होता है, वो डीएनए हमें क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है और केंद्रक के भी अंदर देखने को मिलता है। लेकिन मेन डीएनए जो है वो केंद्रक में उपस्थित है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत रहते हैं, लेकिन क्या रहता है ना कि मेरे पास में थ्योरी इतनी ज़्यादा रहती है कि मैं मतलब क्या बताऊँ अब आपको कि मैं वो थ्योरी ही आपको मतलब 90 मिनट्स में कंप्लीट करा दूँ ना, वही बहुत बड़ी बात होती है। लोग-बाग क्या करते हैं ना कि लोग-बाग क्वेश्चन्स भी करा देते हैं। मैं जानता हूँ ना इस चीज़ को, लोगों का पढ़ाने का तरीका रहता है कि लोग-बाग क्वेश्चन्स भी कराते जाते हैं साथ में।
वो इसीलिए कराते जाते हैं क्योंकि वो मटेरियल आपको कम देते हैं, वो आपको जानकारी कम देते हैं, वो पढ़ाते आपको कम है। तो उनके पास में बहुत समय होता है, तो वो बहुत समय होता है ना तो वो क्वेश्चन्स भी प्रैक्टिस करा लेते हैं। मेरा ये टारगेट ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो आपको जानकारी दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पहले आपको पढ़ा दूँ। फिर रही बात क्वेश्चन्स की, तो क्वेश्चन्स तो मैं किसी भी दिन क्लास लेकर भी क्वेश्चन्स करा सकता हूँ। मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर भी टॉपिक वाइज़ टॉपिक क्वेश्चन करा सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास जानकारी का अभाव ही कम होगा, यानी कि आपके पास में जानकारी ही कम होगी, तो फिर आप क्वेश्चन्स आपके सामने कितने 100 क्वेश्चन्स भी रख दूँगा ना मैं, वो किसी मतलब के नहीं रहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कंप्लीट डिटेलिंग दे रहा हूँ ना, ये डिटेलिंग आपको इतनी हेल्पफुल होने वाली है कि आप दुनिया की कोई-सी भी साइंस की किताब उठा लेना, इस चैप्टर को पढ़ लेना। इस चैप्टर को क्या जो भी मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, इस चैप्टर को किसी भी एनसीईआरटी से, रेफरेंस से, कहीं से भी आप ये बोलोगे कि विक्रांत सर ने जो पढ़ाया है ना, वो बेस्ट पढ़ाया है। मतलब किसी भी किताब में इतनी नॉलेज नहीं लिखी है, जितनी मतलब विक्रांत सर ने अपने एक लेक्चर में बता दी। मतलब इन्होंने एक किसी चीज़ को छोड़ा ही नहीं है। एक भी फैक्ट को नहीं छोड़ा, बल्कि हमने एक किताब को पढ़ा, एक किताब में से ये चैप्टर पढ़ा तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिसिंग थे, जो विक्रांत सर ने बता दिए और उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें से भी मिसिंग थे, वो भी विक्रांत सर ने बता दिए। क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब इतने सालों से मैं सभी एनसीईआरटी को पढ़ चुका हूँ, सभी रेफरेंस किताबों को मैं पढ़ चुका हूँ और मैंने जो कंपाइल करके अपने नोट्स बनाए हैं ना, वो इन सभी का सार लेके बनाया है, यानी कि इस किताब से ये लेके, 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 यानी कि छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, सब कवर होना चाहिए, तब जाके तो कोई बात है कि वो चीज़ आपको मिलेगी बिल्कुल, है ना? ये चीज़ है ना? तो क्वेश्चन्स की फ़िक्र मत किया करो कि क्वेश्चन्स आप देखो मेरी थ्योरी कराने के बाद में, पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन्स कहीं का भी उठा लेना, सारे क्वेश्चन्स बनेंगे। बिल्कुल, बेफ़िक्र होके। उसकी चिंता मत करा करें कि क्वेश्चन्स नहीं बने, यूपीएससी तक के क्वेश्चन बनेंगे, इतनी चीज़ में क्लियर रहना, यूपीएससी बस जैसा मैं बता रहा हूँ ना वैसे पढ़ते जाना, कंसंट्रेशन के साथ में क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना कि थोड़े से पढ़ने के बाद में फिर कहने लगते हैं कि यार हमें तो आता है, ये आता है, वो आता है, तो वो थोड़ा-सा है ना ढीला पड़ जाते हैं और ढीला पड़ जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद में उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना कि अरे! हमें तो आता है, तो वहीं गलती कर जाते हैं। ये नहीं करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो, अच्छे से हो जाएगा। समझो अब इस चीज़ को। तो मेन काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि जितनी भी एक कोशिका के अंदर ऊर्जा बनेगी, एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी को बनाने का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह या विद्युत गृह के नाम से जानते हैं। वहीं पर इसके अंदर डीएनए, आरएनए और राइबोसोम तो इसके अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है और राइबोसोम भी है, ये भी याद रखना। राइबोसोम मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और अंतःप्राद्रव्य जलिका में भी है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास में डीएनए भी है और आरएनए भी है, ये भी आप याद रखना है। वहीं पर ये डीएनए, आरएनए हमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंदर भी मिल जाता है, इस चीज़ को भी याद रखना। अब एक बात बताऊँ आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना, एनर्जी का फॉर्मेशन करना, ठीक है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन कोशिकीय श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? सेल्युलर सेल्युलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन कोशिकीय श्वसन। अब इस चीज को समझो कि कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ठीक है? पहले तो ये वर्ड समझो, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। इसको लोग बाग क्या समझते हैं? इसको लोग बाग समझते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना जो होता है, वो श्वसन कहलाता है यानी कि रेस्पिरेशन कहलाता है। नहीं, सांस लेना और सांस छोड़ना जो होता है, वो उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। इसको हम कहते हैं सोच्छा श्वासोच्छवास श्वासोच्छवास कहते हैं यानी कि ब्रीदिंग कहते हैं। सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना।
है ना? साँस को अंदर लेना और साँस को बाहर छोड़ने को हम ब्रीथिंग कहते हैं, यानी कि श्वासोच्छवास कहते हैं। लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसी को ब्रीथिंग को यानी कि रेस्पिरेशन को ही हम साँस लेना, साँस छोड़ना कहते हैं। नहीं, जो ब्रीथिंग होती है यानी कि श्वसन होता है, ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। जटिल प्रक्रिया होती है यानी कि एक बड़ी प्रक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स एक प्रक्रिया होती है ये। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जैसे हम जो भी खाना खाते हैं ना, हम खाना खाते हैं तो वो बड़े-बड़े टुकड़ों में होता है। ठीक है? हम खाना खाते हैं, बड़े-बड़े टुकड़ों में होता है, मुख के अंदर रखते हैं। तो ये जो खाना होता है, भोजन होता है, ये भोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो ये छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, पता है? ये भोजन जब हमारे शरीर में जाता है, छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटता है, इसको हम कहते हैं पाचन, यानी कि इसको हम कहते हैं डाइजेशन डाइजेशन। खाने के जटिल अणुओं का छोटे-छोटे अणुओं में टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ ए लार्जेस्ट फूड मटेरियल इंटू ए स्मॉलेस्ट फूड मटेरियल इज नोन एज़ डाइजेशन यानी कि पाचन। लेकिन लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब ये छोटे-छोटे टुकड़ों में हमारे शरीर में टूट गया, तो अब इन छोटे टुकड़ों से क्या होगी शरीर में एनर्जी बनेगी यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगी। अरे हम खा breakdown of a largest food material into a smallest food material is known as digestion यानी कि पाचन। लेकिन लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब ये छोटे-छोटे टुकड़ों में हमारे शरीर में टूट गया, तो अब इन छोटे टुकड़ों से क्या होगी शरीर में एनर्जी बनेगी यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगी। अरे हम खाना खाते हैं तभी तो शरीर में ऊर्जा बनती है ना। तो जब खाने के जटिल अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं, तो इसको हम कहते हैं पाचन यानी कि डाइजेशन। और उसके बाद में यही छोटे अणु बाद में चल के हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनाते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन यानी कि इसको हम कहते हैं श्वसन श्वसन। अब समझ में आया रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन जो है वो बहुत एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है और इस श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये जो एनर्जी बनती है शरीर के अंदर वो एटीपी के रूप में बनती है एटीपी। हम जब भी खाना खाते हैं यानी कि 1 ग्राम जो ग्लूकोज होता है 1 ग्राम ग्लूकोज तो हमारे शरीर के अंदर 1 ग्राम ग्लूकोज जब टूटता है तो 38 एटीपी की ऊर्जा बनती है। 38 एटीपी हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है। इस एटीपी को हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये भी याद रखना। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ठीक है? जब मैं रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा ना आपको, उस समय पर एनर्जी फॉर्मेशन के बारे में बताऊँगा। ये पूरी प्रोसेस बताऊँगा मैं। ठीक है? तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है एनर्जी का फॉर्मेशन करना, ऊर्जा का निर्माण करना और 1 ग्राम ग्लूकोज़ जब शरीर के अंदर टूटता है, ऑक्सिडाइज़ होता है ऑक्सीकृत होता है, तो 38 एटीपी की ऊर्जा मुक्त होती है और ये जो एटीपी है, इसको हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसीलिए एटीपी को ही ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है, एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा राजधानी या एनर्जी करेंसी ये इसमें बहुत फैक्ट निकल के आते हैं इस चैप्टर में। मैं बता रहा हूँ ना, इसमें अनलिमिटेड फैक्ट निकल के आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एनर्जी करेंसी तो सेल की एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? तो एटीपी को कहते हैं। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सेल का दिमाग किसे कहते हैं? तो सेल का दिमाग केंद्रक को कहते हैं। वहीं पर एक सेल का वेयरहाउस किसे कहते हैं? तो गोल्जी बॉडी को कहते हैं। सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। तो ऐसे कई फैक्ट निकल के आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। बाकी प्रोसेस तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो प्रोसेस ये आपको हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों को याद रखने में। तो आपको समझ में आया तो रेस्पिरेशन जो एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। वहीं पर ये जो श्वसन की प्रक्रिया है रेस्पिरेशन की ये सेल के अंदर चलती है, कोशिका के अंदर चलती है। इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं यानी कि इसको सेल्युलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोहरी झिल्ली युक्त आवरण होता है जो ऊर्जा का निर्माण करता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर है, इसीलिए इस प्रोसेस को कोशिकीय श्वसन यानी कि
सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये चीज़ याद रखना। तो एटीपी के रूप में सेल ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए एरोबिक श्वसन के लिए एक साइट है, यानी कि एटीपी इज़ द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस सेल एनर्जी, ठीक है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन वाला जो टर्म है वो आपको आने वाले चैप्टर में मैं क्लियर करूँगा, ठीक है? क्योंकि पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस समझाऊँगा। अवायवीय और वायवीय जो श्वसन होता है, एरोबिक एंड एयर एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, उसमें अंतर बताऊँगा मैं आपको। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको एटीपी को एनर्जी करेंसी या ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसके बाद में एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम कहते हैं लवक यानी कि प्लास्टिड। इसके बारे में पहले भी हमने बात की थी कि जो प्लास्टिड होता है यानी कि लवक होता है, ये एक प्लांट का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। प्लांट का एक महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल होता है, कोशिका अंग होता है, वहीं पर जंतुओं में ये अनुपस्थित होता है। जंतुओं में नहीं पाया जाता, ठीक है? प्लांट्स में ये उपस्थित होता है और मेनली जो प्लास्टिड होता है यानी कि लवक होता है, ये 3 प्रकार का होता है जो प्लांट्स में देखा जाता है। क्या नाम है? पहले का नाम है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ओमकार, रेस्पिरेशन समझ नहीं आया सर, रेस्पिरेशन को मत भी समझो अभी तो कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि रेस्पिरेशन का पूरा चैप्टर है जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ रेस्पिरेटरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आपके बायोलॉजी में चौथा पांचवा चैप्टर होगा। इस चैप्टर में मैं आपको पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो आपका लंग्स है, तो ये पूरा रास्ता जो है सांस लेने सांस छोड़ने का, इस रास्ते को बताता हूँ और साथ ही साथ में मैं आपको वो भी पढ़ाता हूँ जिसमें कैसे एक शरीर के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है यानी कि कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया भी बताता हूँ। ठीक है? तो अभी मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट में ही बता दिया, सिर्फ शॉर्ट में याद रखना है। अभी मैंने आपको समझाया नहीं है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डिटेलिंग बता दी मैंने अभी, जो इन सब चीज़ों में अभी बताते नहीं हैं। तो फिर भी मैंने इतना बता दिया आपको कि इसमें थोड़ा-सा याद रखना कि कोशिकीय श्वसन जो होता है, जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ये जटिल प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और ये एनर्जी का फॉर्मेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस या विद्युत गृह कहते हैं। और ये एनर्जी का फॉर्मेशन एटीपी के रूप में होता है। अब ये फॉर्मेशन कैसे होता है? यानी कि ये जो रेस्पिरेशन है, श्वसन ये कैसे होता है, ठीक है? तो ये मैं आपको तब उस चैप्टर में बताऊँगा जहाँ पर ये रेस्पिरेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। यानी कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर उसके बाद में क्रेब्स चक्र होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इन प्रोसेस में ऊर्जा का निर्माण होता है और कैसे एक ग्लूकोज़ जब टूटता है तो उससे 38 एटीपी बनती है, तो उस टाइम की प्रोसेस है, तो उस टाइम पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा, ठीक है? तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण करता है, बस। और उसको समझाने के लिए क्योंकि मैं आया और आपको सिर्फ फैक्ट बता दूँ कि इसको पावर हाउस कहते हैं, है ना? तो ये तो काम नहीं चलेगा ना, उसको समझाना भी तो पड़ेगा कि क्यों पावर हाउस कहते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये किस प्रकार से ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? लेकिन अभी पूरी प्रोसेस नहीं बताई कि कैसे करता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे उन चीज़ों को, ठीक है? चलिए, तो लवक जो होता है ये प्लांट्स के अंदर एक मुख्य कैरेक्टर होता है, प्लांट्स के अंदर एक मुख्य सेल ऑर्गेनेल होता है, जो कि ये लवक जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला हरित लवक होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरा वर्णी लवक होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है अवर्णी लवक जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लांट्स के अंदर हमें 3 प्रकार के लवक देखने को मिलते हैं, 3 प्रकार के प्लास्टिड देखने को मिलते हैं, ठीक है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए, यहाँ से भी फैक्ट्स निकल कर आएँगे। ये जो पहला है हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास उपस्थित होती है क्लोरोफिल। क्या उपस्थित है? क्लोरोफिल। और आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो जो प्लांट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? प्लांट्स का काम होता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और पौधों को पानी हम देते हैं। तो पौधों को हम पानी देते हैं और वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और सूर्य की उपस्थिति में वो क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से
किसकी? क्लोरोफिल की मदद से वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6, और वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, तो इस ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण पौधे क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास में होती है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होती है? क्लोरोफिल होती है क्लोरोप्लास्ट लवक के पास में, यानी कि हरित लवक के पास में। समझ में आया? तो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट के पास में है क्लोरोफिल, जिस कारण से वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे हैं। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। रसोई घर, कोशिका का रसोई घर, यानी कि किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल। एक और फैक्ट तैयार हो गया, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कोशिका का रसोई घर के नाम से किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। और वहीं पर क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए है, ये मत भूलना। क्लोरोप्लास्ट के पास में डीएनए नहीं है, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। दूसरे जो लवक होते हैं, इनको हम कहते हैं वर्णी और अवर्णी लवक, यानी कि क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो देखिए, आपको पता है कि जो पौधे होते हैं वो इनिशियली कैसे कलर के होते हैं? वो हरे कलर के होते हैं, यानी कि ग्रीन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। जब एक पौधे को हम बोते हैं, खेत में पौधे को बोते हैं, घरों में पौधे को लगाते हैं, तो इनिशियली उनका जो कलर है वो कैसा रहता है? वो हरा कलर होता है, यानी कि ग्रीन होता है। वो ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि जब पौधा स्टार्टिंग में बन रहा होता है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इस क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा होने के कारण उनका जो कलर है वो कैसा हो जाता है? पौधों का ग्रीन हो जाता है। लेकिन यही क्लोरोप्लास्ट वक्त के साथ साथ, यही क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? यही वक्त के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। यूपीएससी ने पूछा कि जो पौधों में जो जो पौधों के अंदर हरा रंग रहता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण रहता है? तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण। सेकंड स्टेटमेंट जो उनकी थी, वो सेकंड स्टेटमेंट क्या थी कि पौधों में जो मेन रंग आता है, यानी कि पौधों में जो फल होते हैं, उनके अलग-अलग कलर जो होते हैं, अलग-अलग रंग जो होते हैं, वो किस कारण से होते हैं? तो वो क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा टमाटर, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है, वो लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। वहीं पर आपने देखा होगा जैसे गाजर है, तो गाजर का थोड़ा येलोइश कलर होता है, थोड़ा पीला-सा कलर होता है, पीला-लाल सा कलर होता है। ये किसके कारण होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन। तो ये क्या हैं? ये सभी के सभी क्रोमोप्लास्ट होते हैं, यानी कि ये सभी के सभी वर्णक होते हैं, यानी कि ये सभी के सभी पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, जिनके कारण ये कलर मिलता है। तो जो फ्रूट्स का जो कलर होता है, वो किससे? क्रोमोप्लास्ट के कारण मिलता है, और पौधे का हरा रंग जो है, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण मिलता है। इसीलिए जो क्लोरोफिल है, वो भी हरे रंग की होती है। थोड़ा याद रखना इस चीज को। तीसरा जो लवक होता है, इसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि अवर्णी लवक। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है स्टोरेज का, यानी कि खाद्य सामग्री का संग्रहण करना, यानी कि भोजन का संग्रहण करना। भोजन का संग्रहण करना, यानी कि खाद्य जो सामग्री है, तो उसको स्टोर करने का काम होता है अवर्णी लवक, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि प्लांट की जो पत्तियां हैं, प्लांट की जो पत्तियां हैं, पत्तियां, लीव्स, इन लीव्स में ही क्लोरोफिल उपस्थित है। इन लीव्स में ही क्लोरोफिल है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, तो इस क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल है, जिस कारण से भोजन बन रहा है। अब ये भोजन तैयार हो गया, तो अब ये भोजन कहीं न कहीं जाके स्टोर तो होगा ना, तो ये भोजन जाकर स्टोर होता है कहाँ पर? अवर्णी लवक, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट के ज़रिए ये स्टोर होता है, और स्टोर होके जमा कहाँ हो जाता है? तो ये वैक्यूल, यानी कि रिक्तिका में। तो वैक्यूल में जाकर ये स्टोर हो जाता है फाइनली, लेकिन क्या कौन-सा स्टोर होगा? ये किससे पता चलेगा? तो अवर्णी लवक, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। तो देखो, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है इलाइयोप्लास्ट, तीसरा होता है प्रोटीनोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट जो होता है, ये स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च।
इलाइयोप्लास्ट जो होता है वो वसा को स्टोर करता है यानी कि फैट को स्टोर करता है और प्रोटीनोप्लास्ट नाम से समझ में आ रहा है ये प्रोटीन को स्टोर करेगा। तो 3 प्रकार के यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। हिंदी इंग्लिश में सेम है, ठीक है? हिंदी में अलग क्या था? तो हिंदी में ये अलग था जो मैंने आपको बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट को वर्णी कहते हैं और ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णी कहते हैं। ये हिंदी में भी बताया गया है किताबों में। लेकिन अमाइलोप्लास्ट को अमाइलोप्लास्ट ही कहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। इलाइयो को इलाइयो ही कहते हैं और प्रोटीन को प्रोटीनोप्लास्ट ही कहते हैं। ठीक है? तो ये चीज याद रखना। चलिए, तो ये काम होता है लवक का यानी कि प्लास्टिड का जो कि एक मुख्य गुण है प्लांट्स के अंदर, जंतुओं में ये अनुपस्थित होता है तो महत्वपूर्ण है। वहीं पर हरित लवक जो है याद रखना किचन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, कोशिका का रसोई घर के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब महत्वपूर्ण कोशिका अंग है जिसको हम कहते हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब इसको समझेंगे। न्यूक्लियस, चलिए। अब यहां से निकलेंगे बहुत सारे फैक्ट और आपको जानकर बहुत अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा कि आपको बहुत कुछ अब जानकारी मिल रही है बारीकी से। देखिए, एक ये है एक कोशिका। इस कोशिका के अंदर मौजूद है केंद्रक। इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक। यानी कि इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और ये जो केंद्रक है ना, ये भी एक झिल्ली-नुमा आवरण है, यानी कि ये कोशिका के अंदर ये भी लेयर से ढका हुआ है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? केंद्रक को हम इसकी जो लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी एक झिल्ली-नुमा आवरण है, केंद्रक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है केंद्रक के अंदर। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? इस लिक्विड को हम कहते हैं केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी केंद्रक को किस नाम से जाना जाता है? इस केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जाता है यानी कि कोशिका का दिमाग। क्योंकि यही न्यूक्लियस होता है जो कोशिका की समस्त गतिविधियों को कंट्रोल करता है, तो कोशिका का दिमाग कहा जाता है इसको। वहीं पर इसकी जो खोज है, वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। स्टार्टिंग के लेक्चर भूल गए होंगे, इतनी जल्दी भूल जाते हो आप लोग, है ना? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो इस केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव है यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म है। पता आपको इसके बाहर एक कोशिका अंग पाया जाता है यहां पर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं और इसके अंदर एक कोशिका अंग पाया जाता है यहां पर। इस कोशिका अंग को जो केंद्रक के बाहर उपस्थित है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम यानी कि इसको हम कहते हैं तारकाय। क्या कहते हैं? तारकाय कहते हैं, तारकाय, तारकाय। और ये तारकाय किसमें टूटता है? ये तारकाय टूटता है सेंट्रियोल में, सेंट्रियोल में यानी कि तारक केंद्र में। किसमें? तारक केंद्र में टूटता है, तारक केंद्र में। ठीक है? तो एक ये वर्ड याद रखना है सेंट्रोसोम, एक ये वर्ड याद रखना है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल यानी कि तारक केंद्र। अब इसके अंदर ये जो कोशिका अंग है, ये जो कोशिका अंग है इस प्रकार से, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस यानी कि इसको हम कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस। आपको पता है कि ये जो तारक केंद्र यानी कि ये तारकाय है, तारकाय और केंद्र का, इन दोनों का काम कब होता है एक सेल के अंदर? इस तारकाय का काम यानी कि सेंट्रोसोम का काम और इस न्यूक्लियोलस का काम पड़ता है एक कोशिका के अंदर तब जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, सेल डिवीजन में। कब? सेल डिवीजन में, कोशिका के विभाजन में। और कभी इनका कोई मतलब नहीं होता, इनका मतलब होता है सिर्फ कोशिका के विभाजन में, कोशिका के विभाजन में, सेल डिवीजन में हेल्प करना। तो ये सेंट्रोसोम जो है तारकाई, ये सेंट्रियोल में टूट जाता है और फिर सेंट्रियोल आगे की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। वहीं पर ये केंद्रिका भी क्या करता है? ये केंद्रिका भी जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो तब ये एक सेल की प्रोसेस में ये भी पार्टिसिपेट करता है।
चलो, तो ये बात हो गई। अब इसके अंदर केंद्रक के अंदर क्या भरा है? केंद्रक के अंदर है आनुवांशिक पदार्थ। ये क्या है? ये है जेनेटिक मटेरियल। ये है जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ। ये है आनुवांशिक। जीव द्रव कहां से आ गया? जीव द्रव कहां से आ गया मनीष? जीव द्रव कहां से आ गया? केंद्रक की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। जीव द्रव कहां से आ गया? अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, ये क्या है? अनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। और ये जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये अनुवांशिक पदार्थ कैसा होता है? ये एक दूसरे के ऊपर लिपटा होता है। एक दूसरे के ऊपर लिपटा होता है इस प्रकार से, एक दूसरे के ऊपर। और जब ये अनुवांशिक पदार्थ एक दूसरे के ऊपर लिपटा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जाल। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन जाल यानी कि क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क को हम कहते हैं क्रोमैटिन। होता है इस प्रकार से, एक दूसरे के ऊपर होता है। ये अनुवांशिक पदार्थ कैसा होता है? ये एक दूसरे के ऊपर लिपटा होता है, एक दूसरे के ऊपर लिपटा होता है इस प्रकार से, एक दूसरे के ऊपर। और जब ये अनुवांशिक पदार्थ एक दूसरे के ऊपर लिपटा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जाल। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन जाल यानी कि क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क। और जब जैसे अगर किसी भी कोशिका को एक सेल को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना आप, सूक्ष्मदर्शी के रूप में, माइक्रोस्कोप से जब उसको झांक के देखने को कोशिश करोगे ना एक सेल के केंद्रक के अंदर, तो यही जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो एक दूसरे के ऊपर लिपटा हुआ नजर आएगा। कुछ स्पष्ट नजर नहीं आएगा, एक दूसरे के ऊपर लिपटा रहेगा। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर आनुवंशिक पदार्थ लिपटा होता है ना, तो इसको क्रोमेटिन जाल कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है तब ये जाल खुलता है। तो ये क्या होता है? ये जाल खुलता है। खुलता है ये ओपन होता है, क्योंकि एक सेल को डिवाइड होना है और एक सेल से दो सेलों का निर्माण होना है। तो ये क्रोमेटिन जाल खुलेगा, ये क्रोमेटिन जाल खुलेगा और ओपन होगा। और जैसे ही ये खुलेगा ना तो ये क्रोमेटिन जाल स्पष्ट रूप में आएगा। यानी कि अभी कैसा है? ये अभी एक के ऊपर एक लिपटा है। अभी जो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, जो कोशिका में देखने पर हमें दिख रहा है, तो वो एक के ऊपर एक लिपटा है। लेकिन जब ये खुलेगा तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा इस प्रकार से, बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा हमें इस प्रकार से। तो जब स्पष्ट दिखने लगता है, जब ये क्रोमेटिन जाल खुलता है, एक कोशिका विभाजित होती है, तब ये क्रोमेटिन जाल ओपन होता है। ये नेटवर्क हमें स्पष्ट देखने को नजर आता है, एक एक हमें ये चीजें स्पष्ट दिखती हैं, तब इनको हम कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। आपको पता है कि जो जो ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है, वो अनुवांशिक पदार्थ क्या है? वो अनुवांशिक पदार्थ है गुणसूत्र। वो अनुवांशिक पदार्थ है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। लेकिन ये क्रोमोसोम जो है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये जो केंद्रक है ना, ये जो न्यूक्लियस है, एक इस न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, अनुवांशिक पदार्थ पड़ा होता है। और ये अनुवांशिक पदार्थ क्या है? ये अनुवांशिक पदार्थ होता है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। क्रोमोसोम।
लेकिन ये क्रोमोसोम हमें स्पष्ट नजर नहीं आता, यानी कि अगर किसी सेल को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक केंद्रक के अंदर झांकने पर हमें क्या मिलेगा कि ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम एक के ऊपर एक लिपटा है, एक के ऊपर एक, यानी कि जाल के रूप में है वो। कैसा है? एक नेटवर्क के रूप में है, एक के ऊपर एक लिपटा हुआ है। तो इसको हम गुणसूत्र को, जब हम कोशिका के अंदर किसी केंद्रक के अंदर जेनेटिक पदार्थ या आनुवंशिक पदार्थ को हम देखने का प्रयास करते हैं, तो यही गुणसूत्र हमें किस रूप में देखने को मिलता है? क्रोमेटिन जाल, यानी कि क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में। लेकिन जब एक सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब एक सेल टूटता है, यानी कि जब एक सेल जो है डिवाइड हो रहा होता है, जैसे ये एक सेल है और जब ये एक सेल डिवाइड हो रहा होता है एक सेल से दो सेल में, एक सेल से दो सेल में, तो ये जो बीच में केंद्रक है ना, इस केंद्रक, ये केंद्रक डिवाइड होगा। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जैसे ये एक कोशिका है और बीच में ये केंद्रक है, तो सबसे पहले ये केंद्रक डिवाइड होगा, यानी कि क्या होगा? ये कोशिका है तो सबसे पहले ये केंद्रक डिवाइड होगा इस प्रकार से। ये केंद्रक डिवाइड हुआ, यानी कि एक कोशिका में ये दो केंद्रक हो गए और दो केंद्रक के बाद में फिर ये कोशिका द्रव डिवाइड होगा, यानी कि इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में ये कोशिका द्रव डिवाइड होगा, ये कोशिका द्रव डिवाइड होगा, ये तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो ये क्या होगा? अब देखो डीएनए की बात ही नहीं की मैंने और ओमकार कहने लगे डीएनए ओपन हुआ। डीएनए तक मैं आई ही नहीं हूं अभी। यही तो गलतफहमी है जो दूर करनी है मुझे। डीएनए अभी नहीं बोलेंगे उसको। डीएनए की बात अभी आई नहीं है। डीएनए की बात मैं लेकर आऊंगा। 2 मिनट रुको, डीएनए की बात लेकर आता हूं। समझ में आएगा डीएनए है क्या। तो यहां पर क्या होगा? अरे क्या हुआ कि एक सेल जब डिवाइड होता है ना, तो एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है, दो सेल का निर्माण होता है और दो सेल का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सबसे पहले ये केंद्रक डिवाइड होता है। अभी आगे की प्रोसेस है जिसमें सेल डिवीजन बताऊंगा ना, तो ये सेल की चीजें बताऊंगा, मैं सेल डिवीजन बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी ये केंद्रक के अंदर क्या है वो चीज जान लो। सेल डिवीजन बताऊंगा ना उस समय पर ये पूरा डायग्राम बना के बता दूंगा कि क्या चीजें होती हैं, क्या स्टेप होती हैं। देखो, ये देखो सेल डिवीजन, ये है पूरी की पूरी सेल डिवीजन की प्रोसेस। ठीक है, तो उस समय पर आने दो मुझे, तब मैं वो चीज बताऊं आपको। थोड़ा सा रुको। तो अभी सिर्फ इतना सुनो कि एक कोई भी सेल जब डिवाइड हो रहा होता है, जब सेल का विभाजन हो रहा होता है, तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस जो होता है ना, केंद्रक, ये केंद्रक डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण होता है और फिर केंद्रक जब विभाजित हो जाता है तो ये जो पूरा को पूरा कोशिका द्रव है, ये कोशिका द्रव विभाजित होता है, तो एक कोशिका द्रव ये विभाजित हो गया, तो ये एक से ये दो कोशिकाएं बन गई, एक कोशिका से ये दो कोशिकाएं बन गई। समझ में आया? तो जब ये केंद्रक डिवाइड हो रहा होता है, यानी कि जब ये केंद्रक डिवाइड हो रहा होता है, तब ये क्रोमेटिन जाल हमें स्पष्ट नजर आता है। कैसा? ये हमें स्पष्ट इस आकार के नजर आता है। कैसा आकार का नजर आता है? पहले तो ये इस प्रकार से था, इस प्रकार से था, इस प्रकार से। पहले ये क्रोमेटिन जाल के रूप में था, लेकिन जब कोशिका विभाजित हो रही होती है तो वो हमें स्पष्ट नजर आता है इस प्रकार से, स्पष्ट नजर आता है इस प्रकार से। और जब वो स्पष्ट नजर आता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं गुणसूत्र। इसी को हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। यानी कि आप कहोगे कि सर कोशिका के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के लिपटे होते हैं, इसीलिए वो क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं। लेकिन जब एक कोशिका ओपन होती है, जब कोशिका विभाजित होती है, तो वो गुणसूत्र के रूप में आ जाते हैं इस प्रकार से। और जब ये इस प्रकार से दिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ये गुणसूत्र की भुजाएं होती हैं। क्या होती है? भुजाएं होती हैं, यानी कि उसके लेग्स कहलाती हैं। और ये जो बीच में है, ये जो बीच में है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, बिंदु। गुणसूत्र बिंदु, यानी कि इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। इंग्लिश में हम कहते हैं सेंट्रोमेयर।
अब कंफ्यूज मत होना, ये गुणसूत्र के बीच में जो है गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, और ये जो कोशिका के बाहर है इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, और गुणसूत्र के बीच में जो है उसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है? तो देखो कितने छोटे-छोटे वर्ड इकट्ठे हो रहे हैं। देखो अभी और वर्ड बताता हूँ, कि ये जो बीच में होता है गुणसूत्र के इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। अब पता है जब कोशिका विभाजित होगी तो ये गुणसूत्र भी विभाजित होगा, यानी कि क्रोमोसोम भी डिवाइड होंगे, और जब क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से टूटता है, इस प्रकार से टूटेगा ये, इस प्रकार से टूटेगा। इस प्रकार से टूटता है। तो ये जब गुणसूत्र टूटता है, तो ये ऊपर गुणसूत्र और नीचे गुणसूत्र, यानी कि ये है आधा गुणसूत्र, ये है आधा गुणसूत्र, और ये है नीचे वाला आधा गुणसूत्र, आधा गुणसूत्र, यानी कि हाफ क्रोमोसोम। ये है हाफ क्रोमोसोम, और हाफ क्रोमोसोम को पता है क्या कहा जाता है? हाफ क्रोमोसोम को कहा जाता है क्रोमैटिड, CHROMATID, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। हाफ क्रोमोसोम को कहा जाता है क्रोमैटिड। सारी चीजें क्लियर हैं? सर आपने केंद्रक और केंद्रिका दोनों को न्यूक्लियस लिखा है, रुद्र। केंद्रक और केंद्रिका को, केंद्रक और केंद्रिका को कहां पर लिखा है? कौन सी स्लाइड बता रहे हो? रुद्र कौन सी स्लाइड बता रहे हो? केंद्रक और केंद्रिका को यही स्लाइड में, यही स्लाइड में ये लिखा है मैंने केंद्रक, जिसे लिखा है मैंने न्यूक्लियस, और ये लिखा है मैंने केंद्रिका, जिसे लिखा है मैंने न्यूक्लियोलस। कहां कुछ मैंने अलग लिखा है? रुद्र बताओ मुझे। कंफ्यूजन होना स्वाभाविक सी बात है ना? कंफ्यूज होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, बच्चों को क्या है ना कि बच्चे ऊपरी ऊपरी तो पढ़ लेते हैं, जानकारी सब हो जाती है। मेन चीज ये होती है कि जब वो अंदर जाके पढ़ने का प्रयास करते हैं, किसी से भी अपने बच्चों से जाके पूछ लेना कि थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दे दो, सेंट्रोसोम, तारकाय, सेंट्रियोम, तारक केंद्र, उसके बाद में न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, क्रोमेटिन जाल, है ना? उसके बाद में मैं जो वर्ड बता रहा हूँ ना, ये वर्ड के पूछ के देखना कभी किसी से, सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु, क्रोमेटिड, ये थोड़े ऐसे वर्ड होंगे ना, वो इंसान खुद कंफ्यूज हो जाएगा। अरे 4 दिन बाद में आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? लेकिन आप इसका रिवीजन करते रहोगे ना, तो यही चीजें आपको बाकी स्टूडेंट से अलग बना देंगी, है ना? हाँ, बाकी स्टूडेंट जो है ना, वो यहीं पे कंफ्यूज होंगे और आप यहां से चुटकियों में निकल के आगे चले जाओगे। यानी कि आप 1% भी कंफ्यूज नहीं होंगे, 1% भी, कि आप जरा भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर है। हाँ, डाउनलोड कर लेना और 2x की स्पीड में देखना, बढ़िया अच्छी तरीके से देखना, बार-बार देखना और सारी चीज़ों को। और इसके बाहर मतलब आप ये समझना कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा ना आपको, ये तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ही चल रहा है। इसके आगे के जितने भी चैप्टर पढ़ाऊँगा ना, मैं आपको ये श्योरिटी से बोल बता दूँगा मैं आपको कि कहीं से कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कि एक किताब भी उठाने के बाद, बाकी और सब्जेक्ट में खूब किताबें उठाने की ज़रूरत पड़ती होंगी, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में आपको किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने फैक्ट पूरे क्लास में ही कवर हो जाएँगे। बस ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएँगे। कहीं से भी कोई क्वेश्चन बना दे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिमाग में आपके डायग्राम रहेगा, सब हो जाएँगे आपके। कुछ इधर-उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? हाँ, सेंट्रोसोमो सेंट्रियोल। दौलत क्या बोल रहे हो? सेंट्रोसोमो सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम जो है तारकाय,
ये सेंट्रियोल में टूट जाता है, सेंट्रियोल में टूट जाता है तारक केंद्र में, ठीक है। तो देखो, जब मैं ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी, मैं ऐसे बोल के नहीं समझा पाऊंगा तुमको कि ये तारकाय का मेन काम क्या होता है, ठीक है, अभी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जब एक कोशिका विभाजित हो रही होती है ना, तब उस टाइम पे कोशिका विभाजन के टाइम पे कुछ चरण होते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये जो आपको स्टेप्स दिख रहे हैं ना अंदर, ये स्टेप्स किस कारण से हुए हैं? तो पहले जो सेंट्रोसोम था, वो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो गया, सेंट्रियोल में। अब ये सेंट्रियोल ने स्टेप्स जो हैं वो एक के बाद स्टेप को आगे बढ़ा दिया है, तब जाके ये कोशिका जो है विभाजित हो पाई है। तो जब मैं आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज समझाऊंगा, तब ये चीज आपको क्लियर होगी कि इनका मेन काम यानी कि सेल डिवीजन कैसे हो पाया, ठीक है। और जो मैं आपको मेंस में पढ़ाता हूं, एक सेल डिवीजन जो कॉन्सेप्ट है, अभी तो मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूंगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वगैरह जो होती है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस वगैरह, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन डिवीजन कैसे हुआ, है ना, वो डिवीजन प्रोफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में क्या हुआ, कैसे सेंट्रोसोम या न्यूक्लियोलस का काम आया, कैसे सेंट्रियोल का काम आया, ये आपका मेंस का टॉपिक रहता है। क्योंकि मेंस में होता है कि कभी 10-12 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है सेल डिवीजन, तो उस टाइम पे मैं ये चीज एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, क्योंकि ये जटिल प्रक्रिया, बड़ी प्रक्रिया है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगी। चलो, तो जो केंद्रक होता है, अब तो केंद्रक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कोशिका के मस्तिष्क के रूप में केंद्रक को जाना जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से, और कोशिका के केंद्र में स्थित होता है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। इसी के अंदर डीएनए है, इसी के अंदर गुणसूत्र है, इसी के अंदर न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस जो एक कोशिका अंग बताया मैंने, वो केंद्रक के अंदर है, यानी कि केंद्रिका, केंद्रिका। केंद्रिका कहां पर है? तो केंद्रक के अंदर है, इसी के अंदर गुणसूत्र है, और गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए से। अच्छा, ये भी सुन लो अब, ये चीज नहीं बताई मैंने आपको, ये भी बता देता हूं। गुणसूत्र, देखो, ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये जो गुणसूत्र हैं, ये जो गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं। एक कोशिका के अंदर क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं, क्रोमेटिन जाल के, क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में होते हैं। तो ये गुणसूत्र बनते किससे हैं? ये गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बनते हैं, एक तो बनता है डीएनए और दूसरा बनता है एक प्रोटीन जिसे बोलते हैं हम हिस्टोन। तो एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और एक होता है डीएनए। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों ही मिलाकर किसको बना देते हैं? ये गुणसूत्र को बना देते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स को बना देते हैं, क्रोमोसोम्स को। और ये क्रोमोसोम एक केंद्रक के अंदर जाल के रूप में पड़े होते हैं, जिसे हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। तो गुणसूत्र किससे मिलकर बना है? गुणसूत्र बना है डीएनए से और प्रोटीन से, डीएनए से और प्रोटीन से। प्रोटीन क्या है? हिस्टोन। और इसी डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं जीन, इसी डीएनए के अंदर मौजूद क्या है? जीन, जीन, जीन। और जीन वही अनुवांशिक लक्षण होते हैं जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होके आते हैं। जीन्स आर द बेसिक हेरिडेटरी कैरेक्टर विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये किससे मिलके बने होते हैं? ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और अभी डीएनए मीएनए सब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर होते हैं जीन, डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं जीन। क्लियर है? ठीक है। केंद्र का, केंद्र का यानी कि न्यूक्लियोलस, तो नाभिक के अंदर 25% भाग पर यह कब्जा करती है, यानी कि जीन सबसे छोटा है। हाँ, कह सकते हैं छोटा, छोटा तो एक सेल ही है ना? तो साइज़ के हिसाब से तो नहीं देखेंगे, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा हो जाता है ना? तो साइज़ के हिसाब से तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेल ही बहुत छोटा है, तो सोचो सबसे छोटा क्या हो जाएगा। तो नाभिक के अंदर अगर देखें तो एक ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये केंद्रिका है। तो केंद्र का ये लगभग 25% भाग मान सकते हो कि ये एक पूरे केंद्रक का घेर लेती है। इसमें कोई गुणसूत्र नहीं होता। ठीक है? इस केंद्रका में कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, कोई गुणसूत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुणसूत्र तो इसमें है, और वो भी क्रोमेटिन जाल के रूप में, है ना? तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं एक जाल के रूप में, क्रोमोसोम के रूप में। और इसमें आरएनए होता है, यानी कि ये केंद्रका जो है इसमें आरएनए है, आरएनए।
ठीक है? ये याद रखना। और जो कि राइबोसोम के सब यूनिट में उत्पादन करता है, यानी कि इसका काम क्या होता है, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए का काम भी होता है प्रोटीन संश्लेषण, तो ये दोनों ही मिलके यानी कि केंद्रिका में ये आरएनए मौजूद है, तो ये भी राइबोसोम की मदद करता है प्रोटीन के प्रोडक्शन में। तो प्रोटीन प्रोडक्शन में आरएनए हेल्प करता है, ठीक है? ये याद रखना। इसके बाद में आता है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। तो ये जो गुणसूत्र होता है, ये गुणसूत्र किससे बना है? तो ये गुणसूत्र बना है डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन से। किससे बना है गुणसूत्र? डीएनए से और प्रोटीन से। और यही वो आनुवंशिक जानकारी होती है, यानी कि जेनेटिक आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसमें होती है? तो गुणसूत्र में ही होती है। गुणसूत्र में ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और यही गुणसूत्र क्या है? एक जाल के रूप में होता है, एक नेटवर्क के रूप में होता है। ठीक है? और कोशिका विभाजन के समय पे ये दोहराया जाता है, यानी कि जब एक सेल डिवाइड होता है, तब यही गुणसूत्र जो है, वो खुलता है, यही गुणसूत्र खुलता है और वो गुणसूत्र खुलने के बाद में क्या हो जाता है कि डीएनए स्पष्ट हो जाता है और प्रोटीन अलग हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन अलग हो जाता है। चलिए, तो ये जो मैंने आपको गुणसूत्र बताया चलिए हुँ, चलिए। थोड़ी देर से 8:15 से थोड़ा-सा मैं भी ब्रेक लेता हूँ और 8:15 से मेरी एक एप्लीकेशन पे फ्री क्लास है, 8:15 पे भी क्लास है और फिर 9 बजे भी क्लास है, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा मैं भी ब्रेक ले लेता हूँ 10-15 मिनट का दोनों क्लास के बीच में। और फिर इसके बाद में जो अपना अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। लिंग निर्धारण पढ़ना है यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। स ये सिंपल प्रोसेस है। इतनी ज कोई ज़्यादा जटिल नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है और डीएनए पढ़ना है, डीएनए, आरएनए पढ़ना है, ठीक है? तो डीएनए, आरएनए क्या होता है, ये सभी चीज़ें क्लियर कर दूँगा मैं कि डीएनए, आरएनए क्या होता है, कैसा होता है। तो टेंशन फ्री रहना कि कोई सी भी चीज़ है ना आपके दिमाग में ज़ोर डालेगी, है ना? ज़ोर डालने की चिंता छोड़ दो। कि ये मतलब हमें याद नहीं होंगी या समझ में नहीं आएँगी, सब समझ में आएँगी, वो बेहतरीन समझ में आएँगी, जो आज तक कभी समझ में नहीं आई ना, वो अब समझ में आएँगी। बस अच्छे से सुनते चलो, अच्छे से समझते चलो, ठीक है? दिमाग पे बिल्कुल भी लोड मत लेना कि ये डिफरेंट मतलब डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है या हार्ड सब्जेक्ट है, नहीं, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, हलवा सब्जेक्ट है, ये समझना बहुत हलवा है, ठीक है? बस विश्वास रखना, आज से देखना 10-15 दिन बाद में अपने खुद का कॉन्फिडेंस देखना, बस वो समझ में आ जाएगा कि सर एक लेवल है बहुत मतलब इस सब्जेक्ट का बेहतरीन ही लेवल हो गया है। इतना डीप डीप जाके अपन है ना कॉन्सेप्ट करेंगे। समय ज़रूर लगता है। मैं थोड़ा-सा पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाते समय में मैं थोड़ा-सा समय लेकर पढ़ाता हूँ। यानी कि थोड़ा आपको थोड़ा समय देता हूँ कि उस चीज़ को समझो, समझने पे जोर देता हूँ। ऐसा नहीं हवा-हवाई में कोई सी स्टेटमेंट लिखी तो बस पढ़ दी और खत्म हो गई, नहीं, वो नहीं है। है ना? वो मतलब आप उसको अंडरस्टैंड करो। ये सब्जेक्ट है जीता-जागता, ये सब्जेक्ट है आपके आस-पास का, है ना? तो इसको समझो, है ना? और ख खासकर बायोलॉजी तो ऐसा है कि आप खुद प्रैक्टिकल करो अपने ऊपर, कि भाई ये मेरे हार्ट है, ये मेरा दिल है, ये मेरा दिमाग है, तो ये क्या है? दिमाग है तो कैसा है, क्या नहीं है? फेफड़े हैं तो क्या है, क्या नहीं है? किडनी है तो क्या है, क्या नहीं है? पाचन है तो क्या है? तो ये सारी चीज़ें करेंगे। सर, आप पढ़कर समझ आ जाती है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम लोगों को समझा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सर, हमें टेलीग्राम में ऐड कर दीजिए इतना अनीस। टेलीग्राम में देखो टेलीग्राम में मैं बाकी लोगों को तो कैसे ऐड करूँगा, बस आप टेलीग्राम में एक काम कर लीजिए कि टेलीग्राम में विक्रांत सर स्टेट स्टेट पीसीएस विक्रांत सर स्टेट पीसीएस आप टेलीग्राम पर सर्च कर लो, है ना? हाँ, विक्रांत सर स्टेट पीसीएस टेलीग्राम पर सर्च कर लो, तो मेरी आईडी आ जाएगी, एक ग्रुप आ जाएगा जो जिसमें सभी बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं मुझसे वो सभी जॉइन है ना? तो उस ग्रुप से आप जॉइन हो जाना। सर कोई हमें बैन कर दिया है। अनीस बैन कर दिया है? बैन क्यों कर दिया है? बैन क्यों कर दिया है? चलो तुम अच्छा फिर से दोबारा जॉइन करो, नहीं तो फिर विक्रांत सर मतलब मुझ तक तो पहुँचो पहले, है ना? मुझे मैसेज कर देना और फिर मुझे बताना कि सर बैन कर दिया है, तो फिर मैं ग्रुप में पूछता हूँ भाई किसने बैन किया है? क्यों बैन किया है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे इसको, है ना? और टेंशन फ्री रह के अच्छे से तैयारी करो सब लोग।
ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अभी एप्लीकेशन पे मेरी क्लासेस हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।